लेक्चर सीरीज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इस लेसन में हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट वर्क द ज्यूल इन द क्राउन बाय पॉल स्कॉट नावल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉल स्कॉट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये एक ब्रिटिश राइटर हैं और इनकी जर्नी जो है वो प्री पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन के टाइम के उस टाइम पर जितने भी मेजर इवेंट्स हुए थे इंडिया में उसको इन्होंने फिज़िकली भी उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में और स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में जितने भी जो मेजर इवेंट्स थे इनके पास पहुँचे उन सबको कलेक्ट करके ये वर्क जो है इन्होंने ये लिखा। ये वर्क इनका एक राज क्वार्टर उसमें मेजर वर्क्स 4 हैं जिसमें उसका स्टार्टिंग में नावल है द ज्यूल इन द क्राउन जो कि एक सेपरेट भी एक कंप्लीट नावल है। वो इनके एक जो इनका एक कलेक्टिव वर्क है उसके अंदर जो ये है ये नावल इनका उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली ये पोस्ट कॉलोनियल वर्क है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है वो हम ऑलरेडी इसी सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट वो भी कोई भी फिक्शनल वर्क जो किसी भी कॉलोनाइज़र या कॉलोनाइज ने लिखा हो किसी भी ऐसी प्लेस के बारे में जिसको कॉलोनाइज किया गया हो, वहाँ के जो एक्सपीरियंस होते हैं या तो अब वो इस टाइम पे कॉलोनाइज हैं या फिर वो अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर चुके हैं या पास्ट में कभी भी उनको कॉलोनाइज किया गया था। मेजर जो कॉलोनाइज़र होते हैं वो जो किसी भी प्लेस को आर्मी के थ्रू यानी इम्पीरियलिज्म के थ्रू फोर्सफुली उसको अपने अंडर लेते हैं, उसके ऊपर रूल करते हैं, वो लोग कॉलोनाइज़र कहलाते हैं। लाइक जैसे ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया पर रूल करते थे, इन्होंने अफ्रीका पर रूल किया। इस तरह और भी बहुत से आइलैंड हैं, कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आजकल कश्मीर जो है वो कॉलोनाइज प्लेस है और हम अच्छी तरह जानते हैं किसके अंडर है। इसके अलावा फ़िलिस्तीन है। ये तमाम का जो कंट्रीज़ हैं या ये ऐसी स्टेट्स हैं जो किसी के अंडर हों और इन पर फोर्सफुली उनके ऊपर रूल किया जाए, उनको गवर्न किया जाता है, तो उनके एक्सपीरियंस या वहाँ के लोगों के बारे में उनके इश्यूज़ जितने भी क्राइसिस हैं उनके बारे में या फिर इंडिपेंडेंस लेने के बाद वहाँ के लोगों को जितने भी क्राइसिस फेस करना पड़ते हैं, जो कुछ वो किसी और कंट्री में जाकर रहते हैं वहाँ पर उनको जो आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, ये सब जितने भी ये थीम्स हैं ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर काउंट किए जाते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसमें जितनी भी मेजर टर्म्स या कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि डिफरेंट राइटर्स ने दिए हैं कॉलोनाइजेशन से, जितने भी इन्होंने जितने भी एक्सपेक्ट जो हैं उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं वो तमाम जो हैं वो किसी न किसी टर्म की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें मेजर हाइब्रिडिटी आ जाता है, एम्बिवलेंस आ जाता है, वर्डिंग क्या होती है, नेटिविज्म क्या होता है, एक्सेट्रा। ये तमाम कॉन्सेप्ट है। मिमिक्री एक जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कल्चरल इंपीरियलिज्म है, कल्चरल लिंग्विस्टिक्स, ये तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो इन्हीं जगहों से लिए गए हैं। अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। हम इस नावल का एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस नावल की जो सेटिंग है वो एक फिक्शनल टाउन मायापुर में रखी गई थी, जो कि पॉल स्कॉट उन्होंने ये फिक्शनल टाउन खुद क्रिएट किया था। अब इस नावल के अंदर जो बेसिक इवेंट है वो 9 अगस्त 1942 जो कि एक क्रिप्स मिशन की एक इम्पॉर्टेंट डेट है, उसके फेलियर के बाद जब गांधी ने कुछ मूवमेंट स्टार्ट की थी कि वो जापानीज़ को ब्रिटिशर्स पर फेवर दे रहे थे कि वो ब्रिटिशर्स से खुद को फ्री करके इनफैक्ट जो है वो जापानीज़ जो है वो उनके ऊपर हुकूमत करें। अब इस चीज़ के लिए इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी, लेकिन इस नावल का जो स्टार्ट है वो मायापुर से किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है मिसिस क्रेन जो है, और इसके साथ इन एक और इवेंट जो सेम डेट पर होता है वो डेफली मैनर्स का है। अब इन दोनों का जो रोल है या करैक्टर है इस नावल में इस तरह दिखाया गया है कि जो मिस क्रेन है वो एक टीचर है जो कि प्रोटैगनिस्ट होते हैं इसमें ब्रिटेन में, तो उनके जो स्कूल है उस एज अ सुपरवाइज़र इंडिया में अपॉइंट की गई थी। तो उनके जो मेजर 3 आलमोस्ट उस टाइम पर स्कूल थे तो वहाँ पर सुपरवाइज़र के तौर पर यहाँ पर आई थी। वो एक सोशल वर्कर भी थी, पार्टीज़ वगैरह अरेंज किया करती थी। उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह उन्होंने लाइफ में जितने भी काम होते हैं वो सब उन्होंने किए और उसके बाद उन्होंने किस तरह ख़ुद को अर्न करने के काबिल बनाया कि आज वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं
कि वो इंडिया में आकर यहाँ पर जो है वो काम करती हैं, और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ हैं, सोशल पार्टीज़ वगैरह करती हैं। तो जिस टाइम पर क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही होती है, स्ट्राइक वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर इनके साथ एक इंसिडेंट होता है कि एक इंडियन के साथ जब ये किसी क्रेन में होती हैं, तो वहाँ पर वो इनको वाइट मैन समझकर इनके ऊपर हमला करते हैं और इनको काफ़ी इंजर्ड कर देते हैं। इसी के साथ एक और जो इवेंट इसी सेम डेट पर होता है, 9 अगस्त 1947 को डेफली मैनर्स जो कि एक इंडियन हरी कुमार हैं, उनसे लव करती हैं। वो ऑलरेडी भी किसी और के साथ जो है वो रिलेशन में थी, लेकिन वो जो एक प्योर और रियल लव है वो एक इंडियन के साथ करती हैं। और यहाँ पर जब वो जिन फैमिली के पास रहती हैं, तो एक दिन जब वो उनको यहाँ पर बुलाती हैं, तो उस टाइम पर वहाँ पर कुछ गैंगस्टर होते हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और उसी सेम डेट पर उसी दिन इनके साथ एक रेप अटेम्प्ट किया जाता है। तो उसका जो इल्ज़ाम है वो हरी कुमार पर लगाया जाता है। और इन्हीं के एक और फ्रेंड है रोलांड, जो कि इनसे हरी कुमार से जेलस होते थे, क्योंकि वो जो है वो डेफली मैनर को लव करते थे। अब यहाँ पर एक लव ट्रायंगल जो है वो एक डॉम ब्रेस की सूरत में हमारे पास आता है, वाइट एंड ब्लैक का क्लैश, के ये दोनों आपस में किस तरह एक कल्चर में एक लाइफ में इमर्ज हो सकते हैं। इनके दरमियान जितने भी क्लैशेस हैं, क्योंकि वाइट मैन जो हैं वो कभी भी ब्लैक मैन को एक्सेप्ट नहीं करते, या किसी को भी अपने सामने उसे एक्सेप्ट करने नहीं देते। तो यही एक मेन मोटिव इसके अंदर दिखाया गया है, कॉलोनाइजेशन के साथ साथ एक रेसिज्म का, हमें जिसको हम एक टर्म के साथ रिलेट करते हैं, क्रोमेटिज्म, जिसके अंदर हम लोगों को उनके कलर के अकॉर्डिंग जज करते हैं। लाइक जैसे वाइट हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, देन उसके बाद जो ब्राउन उनको मिडवे में रखा जाता है, और देन ब्लैक जिनको हम स्लेव या फिर उनको स्लेव समझकर उनके ऊपर रूल करते हैं। अब इसी तरह का एक जो कलर कॉम्प्लेक्स या कलर से रिलेटेड एक क्लैश होता है, वही इस नावल के अंदर दिखाया गया है कि इस पूरे नावल में हरी कुमार का ट्रायल किया जाता है, इनको अरेस्ट किया जाता है, इनको यानी कि वो जो इन्होंने जुर्म किया है या नहीं, अभी इस नावल में इस चीज़ को एक्सपोज नहीं किया, लेकिन वो साबित होने से पहले ही इनको जो है वो जेल में रखा जाता है, और इनसे इस चीज़ को मनवाने के लिए उनसे कहा जाता है कि उन्होंने जो रेप अटैम्प्ट है वो इन्होंने ही किया। अब इसके साथ साथ इसमें कुछ और लोग भी दिखाते हैं, जो कि वहाँ की इंडिया की सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि एक बिजनेसमैन होता है, वो कहता है कि उसको लोन चाहिए, तो उसको जो उसका फ्रेंड जो कि एक ब्रिटिश होता है, वो कहता है कि अगर तुम किसी ब्रिटिश से हेल्प लोगे तो वो तुम्हें ईजीली जो है और टाइम से पहले भी तुम्हें लोन दे देंगे। तो उसको किसी यानी कि सिफारिश, अब ब्रिटिशर्स की सिफारिश पर उसको जो है वो जो है लोन मिल जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी दिखाया गया है कि किस तरह जो है वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, कि एक जो नेटिव है उसको उसके राइट भी किसी और के पर्सपेक्टिव से किसी और की सिफारिश पर दिए जाएंगे। देन इसमें फेमिनिज़म भी हमें दिखाई देती है कि एक जिस तरह के मिसिस क्रेन हैं, इसके साथ साथ एक जो इंडियन डॉक्टर हैं, उनका काफ़ी रोल इसके अंदर दिखाया गया है। इसके साथ एट दी एंड जो हरी कुमार है वो इस चीज़ को डेफली मैनर से जो है वो छुपाया जाता है कि इन्होंने उसको अरेस्ट किया हुआ है या उनके ऊपर कोई भी ट्रायल चल रहा है, और एट दी एंड उनको सज़ा दे दी जाती है विदाउट इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन किए कि क्या वाकई वो काम जो है, क्योंकि डेफली मैनर्स के अकॉर्डिंग के जो वो उनके अकॉर्डिंग वो एक ओल्ड एज मैन था, जबकि हरी कुमार है वो एक यंग मैन था। वो लेकिन फिर भी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जो है वो सज़ा दे दी जाती है। एट दी एंड तक हमें ये मालूम नहीं होता कि असल जो रेप अटेम्प्ट था वो किसने किया। अब यहाँ पर ये नावल जो है वो ख़त्म हो जाता है कि हम इस चीज़ को खुद एक्सपोज करें कि असल जो इनके अंदर क्लैश हैं हरी कुमार को पनिश करने की, वो क्या थी, क्या वो इंसिडेंट था या वो जेलसी थी जो रोनाल्ड के अंदर थी रिगार्डिंग जो है वो डेफली मैनर्स के, कि वो उसको उसके साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया।